नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। मॉक टेस्ट सीरीज़ में आज का हमारा मॉक टेस्ट 26वां है। इसमें जो विषय लिया गया है वो है भारतीय काव्य शास्त्र। पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर एक मॉक टेस्ट बनाया था मैंने पहले, अब उसके बाद ये भारतीय काव्य शास्त्र है। तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं और आप अपना उत्तर जो है समय में ही पूरा लगा लीजिए, नहीं तो आप पॉज करके भी लगा सकते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, प्रतिभा के अभाव में भी काव्य सृजन हो सकता है, ऐसा किसने कहा। वैसे तो जितने भी काव्य शास्त्री हुए हैं उन्होंने प्रतिभा को जो है ज़रूरी माना है काव्य सृजन के लिए, परंतु इनमें से एक ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि इसके बिना भी काव्य जो है रचा जा सकता है। वो कौन है? भामह, वामन, दंडी या जगन्नाथ। तो सही उत्तर अगर हम देखें इसमें प्रश्न एक में, तो हमारा सही उत्तर है तीसरा वाला, दंडी। दूसरा प्रश्न देखते हैं, रस के 4 अवयवों यथा स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, संचारी को व्यभिचारी भी बोलते हैं, में से कौन रस निष्पत्ति का आधारभूत तत्व है? इनमें से चारों में से स्थायी भाव है, विभाव है, अनुभाव है या संचारी भाव है। तो अगर हम इसका सही उत्तर देखें तो हमारा है उत्तर दूसरा वाला। अब ये जो विभाव क्या होता है, ये रस के चारों जो तत्व हैं आपको पता होना चाहिए, कितने इसके प्रकार होते हैं, किस काव्य शास्त्री ने कितने भाव बताए हैं, ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो विभाव ही जो होते हैं वो रस के उत्पादक कह सकते हैं हम, या कारण भी होते हैं। ये ही स्थायी भाव को आस्वाद योग्य भी बनाते हैं। विभाव के प्रकार आपको पता ही है, आलंबन और उद्दीपन होते हैं, और आलंबन के भी 2 होते हैं, विषय और आश्रय। अगर हम उदाहरण देखें तो जैसे राम को देखकर सीता के मन में रस की उत्पत्ति होती है, तो सीता जी के मन में उत्पत्ति हो रही है रस की, तो वो आश्रय होंगी, और किनको देखकर हो रही है वो विषय होंगे, और दोनों क्या है? आलंबन, जो कि विभाव का एक भाग है। और उद्दीपन क्या है कि उद्दीपन करने वाले जो भी कारण होते हैं, उद्दीप्त करने वाले, जैसे कि श्रृंगार रस में देखें तो बहुत सारे कारक हैं जो इसकी उत्पत्ति में, इसको बढ़ाने में बहुत सहायक होते हैं, जैसे कि चांदनी रात हो, उपवन हो, शांत वातावरण हो, ठंडी पवन चल रही हो। तो ये सारे कारण जो हैं, जो श्रृंगार रस है, रति को बढ़ाने में सहायक हैं ये सारे तत्व। तो ये सभी आलंबन और उद्दीपन जो कारण विभाव के अंतर्गत आते हैं, ये ही सबसे ज़्यादा आधारभूत तत्व होते हैं रस के 4 अवयवों में से, जिससे रस निष्पत्ति होती है, रस का साधारणीकरण होता है। अगर आपने साधारणीकरण रस निष्पत्ति को अच्छे से समझा है, मैंने पहले वीडियो इसके ऊपर बनाई हुई है, तो वहाँ जाकर इस विषय को अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसका उत्तर रहेगा विभाव। तीसरा प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से किसने भक्ति रस को 11वां प्रधान रस माना है? इन चारों में से जगन्नाथ, पंडित विश्वनाथ, भोज और रूप गोस्वामी। तो अगर हम सही उत्तर देखते हैं तीसरे वाले प्रश्न का, तो वो है हमारा चौथा वाला, रूप गोस्वामी, जिन्होंने भक्ति रस को 11वां प्रधान रस माना है। हरि भक्ति रसामृत में इन्होंने भक्ति रस की स्थापना की है और इसे 11वां प्रधान रस माना है। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न है, गलत कथन छांटना है। इसमें से एक ही गलत कथन होगा, बाकी 3 सत्य होंगे। भानुदत्त ने छल को 34वां संचारी भाव माना है। चकपकाहट को 35वां संचारी भाव मानने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। विभत्स रस का स्थायी भाव निर्वेद है, और पंडित विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में रस विषयक विश्लेषण किया है। अब कुछ ऐसे तथ्य हैं साहित्य शास्त्र में जो बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन वो प्रश्न उस पर बन सकता है, जैसे कि ये मैंने आपको ऊपर के 2 इसमें आपको कथन नज़र आ रहे हैं। अगर हम इसमें गलत कथन छांटें अपने चौथे प्रश्न में, तो हमारा गलत वाला कथन है इसमें तीसरा वाला, यानी कि विभत्स रस का स्थायी भाव निर्वेद नहीं है, जुगुप्सा है। और निर्वेद जो होता है वो शांत रस का स्थायी भाव होता है। तो इससे हमें ये वाला तथ्य जो है ये गलत है हमारा। बाकी के जो 3 है वो बिल्कुल सही है। तो गलत कथन ये वाला है हमारा। यूजीसी में आपको ध्यान रखना है नेट के पेपर में कि गलत चीज़ ज़्यादा जो है वो छांटनी आती है क्वेश्चंस के अंदर। सही को नहीं बोलते, वो गलत के लिए बोलते हैं। 5वां प्रश्न देखते हैं, रौद्राच करुणो रसः कहकर किस विद्वान ने करुण रस की उत्पत्ति रौद्र रस से मानी है? भरत मुनि, मम्मट, धनंजय या भामह। तो इसमें से सही उत्तर अगर हम देखें तो भरत मुनि हमारा सही उत्तर है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी एक आता है ये। अगला है 6ठा प्रश्न, किसे देहवादी संप्रदाय से अभिहित किया गया है? रस व ध्वनि संप्रदाय को माना है देहवादी, या औचित्य अलंकार संप्रदाय को माना है, अलंकार रीति वक्रोक्ति को माना है, या फिर ध्वनि संप्रदाय को देहवादी संप्रदाय माना गया है? तो 6ठे प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है वो है तीसरा वाला, यानी कि अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ये तीनों ही देहवादी संप्रदाय के अंतर्गत है।
क्योंकि जब सब अलग अलग जो माने गए हैं काव्य को लेकर कि काव्य जो है का कौन सा संप्रदाय जो अलंकार संप्रदाय है, रीति है, वक्रोक्ति, सारे संप्रदाय अलग अलग, लेकिन देह किसकी है, काव्य की देह की बात की गई है इसमें। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7वां प्रश्न है आत्मवादी संप्रदाय किसे कहा गया है, रस संप्रदाय को, ध्वनि को, या रस ध्वनि औचित्य को, या सिर्फ औचित्य और वक्रोक्ति को। तो 7वें प्रश्न का अगर हम सही उत्तर देखें तो हमारा सही उत्तर है तीसरा वाला, यानी कि ये तीनों ही संप्रदाय को आत्मवादी संप्रदाय माना गया है, रस, ध्वनि और औचित्य संप्रदाय। 8वां प्रश्न देखते हैं। सहृदय शब्द की अवधारणा, निर्माण, प्रचलन का श्रेय किसे जाता है, या फिर प्रश्न दूसरे तरीके से भी आ सकता है कि सहृदय के प्रथम प्रयोक्ता कौन है, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, भरत मुनि या उद्भट। तो 8वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर है पहला वाला, आनंदवर्धन। इन्होंने ही समझ लीजिए सहृदय शब्द का जो निर्माण हो, उसका प्रचलन है, उसका अवधारणा है, प्रथम प्रयोक्ता यही है आनंदवर्धन जी। 9वां प्रश्न है वह जीता ही मरा, देश का प्रेम ना जिसमें अरे भरा। उपरोक्त पंक्ति जो है इसमें कौन सा अलंकार है, यमक है, अतिशयोक्ति है, विरोधाभास है, या फिर संदेह है। तो आप सारे अलंकार जब इस पे लाइन में लगा कर देखेंगे, आपको पढ़ने से ही कई बार अलंकार एकदम से पता चल जाता है। तो 9वां प्रश्न में जो पंक्ति है इसमें अलंकार है हमारा तीसरा वाला, यानी कि विरोधाभास अलंकार। 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सहृदय की चेतना का साधारणीकरण मानने वाले कौन हैं इनमें से, श्याम सुंदर दास, केशव प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, या डॉक्टर नगेंद्र। तो ये आसान प्रश्न भी हो सकता है कईयों के लिए। तो 10वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर है केशव प्रसाद मिश्र। तो इन्होंने जो है साधारणीकरण को जो है सहृदय की चेतना का साधारणीकरण तो माना ही है, साथ में इन्होंने साधारणीकरण का संबंध जो है योग की मधुमती की भूमिका से भी जोड़ा है। तो ये सारे प्रत्यय जो है काफ़ी बड़े बड़े हैं, समझने लायक हैं साहित्य शास्त्र के, जो मैं इन प्रश्नों के साथ में नहीं समझा सकती, सिर्फ बता सकती हूँ अभी। तो आपको अगर इनको विस्तार पूर्वक पढ़ना है तो आप इनकी मेरी जो वीडियोस बनाई हैं मैंने साधारणीकरण की, रस निष्पत्ति की, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। 11वां प्रश्न है तात्पर्य नामक चौथी शब्द शक्ति किसकी उद्भावना है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये शब्द शक्ति 3 आपने पढ़ी होंगी। तो चौथी शब्द शक्ति जो तात्पर्य है ये किसने इसकी उद्भावना की है, देव ने, कुमारिल भट्ट, पंडित विश्वनाथ, या प्रताप शाही। तो 11वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर है दूसरा वाला, कुमारिल भट्ट। 12वां प्रश्न है सुमेलित करना है। एक तरफ तो कोई पंक्ति दी गई है, उसको राइट साइड में यानी कि दाएं साइड में आपको मिलाना है कि किस साहित्य शास्त्री से वो जो है मेल खाता है। देखते हैं इस साइड में क वाला जो है रस विरोधी आचार्यों में प्रथम कौन है, साधारणीकरण का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, पांचाली रीति का सर्वप्रथम प्रयोग, अलंकारों के वर्गीकरण का प्रथम श्रेय, और इधर है भट्टनायक, वामन, भामह और उद्भट। तो अगर हम इसको मिलाते हैं तो हमारा सही उत्तर आता है तीसरे वाला, यानी कि 3, 1, 2, 4। अब हम मिला देते हैं इसे। रस विरोधी आचार्यों में प्रथम कौन है, भामह। साधारणीकरण का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, भट्टनायक ने। पांचाली रीति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, वामन ने। और अलंकारों के वर्गीकरण का प्रथम श्रेय किसे जाता है, उद्भट को। तो इस प्रकार से हमारा सुमेलित हमने कर लिया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न 13। इसमें भी आपको सुमेलित करना है। एक तरफ साहित्य शास्त्रियों के नाम है और दूसरी तरफ काव्य दोष दिए गए हैं, उनकी संख्या की कितनी संख्या है दी है इन्होंने। भरत मुनि, भामह, दंडी और मम्मट, इनको हमें मिलाना है काव्य दोषों की संख्या से कितनी कितनी इन्होंने बताई है। तो हमारा सही उत्तर जो हमें प्राप्त होता है वो है हमारा दूसरा वाला, 3, 4, 1, 2, यानी कि भरत मुनि ने दी है संख्या काव्य दोषों की 10, भामह ने दी है 25, दंडी ने दी है 11 और मम्मट ने दी है 70। तो ये आपको सारे पता होने चाहिए, सिर्फ काव्य दोष ही नहीं, काव्य गुण है और रसों की संख्या है, अलंकारों की संख्या है। तो इस प्रकार से हमें जो है सबकी संख्याओं के बारे में किसने कितना कितना दिया है वो पता होना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। 14वां प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और राइट साइड में से उत्तर छांटना है। कथन कौन कौन से हैं, भक्ति रस के प्रतिष्ठापक रूप गोस्वामी हैं। दूसरा, साधारणीकरण के स्थान पर दोष दर्शन की स्थापना जगन्नाथ ने की। तीसरा, प्रतिभा के 2 भेद करने वाले अभिनव गुप्त हैं। चौथा,
3 शब्द शक्ति भट्टनायक द्वारा बताई गई हैं। और 5वां है रीति की संघटना करने वाले राजशेखर हैं। अब इसमें से आप इन कथनों को आप जब पढ़ेंगे तो आपको अलग से लगा लेना है कि आपको कौन सा सही लगता है, कौन सा गलत लगता है। उसके हिसाब से आप उत्तर में से छांट लेंगे कि आपका सही उत्तर क्या आ रहा है। तो जब हम इन कथनों को देखते हैं तो हमारा सिर्फ एक ही कथन इसमें से गलत आ रहा है, और आप देखेंगे उत्तर में से भी आपको कुछ अंदाज़ा हो जाता है। तो आप इसमें देखिए केवल ड़ सही है, ड़ गलत है, बाकी सभी कथन गलत हैं, सभी कथन सही हैं। तो सारे कथन इसमें सही नहीं हैं, सारे कथन इसमें गलत नहीं हैं, और केवल ड़ जो है वो सही नहीं है, इसका मतलब वो गलत है। तो हमारा ड़ वाला जो है ये वाला गलत है, बाकी हमारे 4 ऊपर के सही हैं। तो हम इसमें लिखेंगे केवल ड़ गलत। तो दूसरा वाला जो है इसमें हमारा उत्तर है, क्योंकि रीति की संघटना करने वाले जो है राजशेखर नहीं है, वो है आनंदवर्धन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ये वाला है। प्रश्न 15 देखते हैं। स्थापना और तर्क वाला प्रश्न है। स्थापना है कि असाधारण का साधारण या विशेष का निर्विशेष हो जाना साधारणीकरण है। ये बता दिया गया, परिभाषा हो गई एक प्रकार की। अब इसका तर्क क्या है कि कवि की भावना द्वारा पाठक या श्रोता का भाव की सामान्य भूमि पर पहुंच जाना ही रसानुभूति में बाधक है। अब हमारे स्थापना में तो ये बता दिया गया कि साधारणीकरण किसे कहते हैं, जो भी असाधारण चीज़ जो कवि के मन में कोई भावना उत्पन्न हुई है, जिसको काव्य के माध्यम से कवि ने लिखा है, वो पाठक के मन में या श्रोता के मन में जिस रूप से जो है वो ग्रहण करेगा, वो साधारण हो गया। विशेष जो चीज़ थी वो जाकर श्रोता या पाठक तक निर्विशेष हो गई, यही साधारणीकरण होता है ना, रस निष्पत्ति जिसे हम बोलते हैं। यानी कि जो कवि हमें कोई बात बताना चाह रहा है अपने काव्य के माध्यम से, और सिर्फ कवि ही क्यों, अगर कोई हम नाटक भी देखते हैं या सुनते हैं तो वो जो चीज़ वो बताना चाह रहे हैं हमें उसे हम उसी रूप में ग्रहण करेंगे, तभी तो हम समझ पाएंगे अच्छे से कि हमें कवि क्या बताना चाह रहा है या हमें नाटककार क्या दिखाना चाह रहा है। अब ये बात साधारणीकरण हो गई। तर्क में क्या है कि कवि की भावना द्वारा पाठक और या फिर श्रोता का भाव की सामान्य भूमि पर पहुंच जाना, एक ही भूमि पर कवि ने जो समझाना चाहा वो, और पाठक ने जो समझा वो भी वही जो कवि ने समझाया, वो सेम भूमि पर, मतलब कि सेम उनके, आप समझ लीजिए उनके मानसिक बुद्धि का जो लेवल है, जिस प्रकार से उसने समझाया सेम उसी प्रकार से मैं उस बात को समझ लूँ, तभी तो साधारणीकरण हो पाएगा ना। लेकिन ये कह रहे हैं तर्क में कि वो रसानुभूति में बाधक है। अब रसानुभूति में अगर बाधक हो गई तो साधारणीकरण कैसे होगा, तो ये तर्क तो यहाँ पे गलत हो जाता है। स्थापना तो सही है कि साधारणीकरण इसे ही कहते हैं, असर्शन यही है, लेकिन तर्क गलत है। अगर इसे ये लिखा होता कि कवि की भावना द्वारा पाठक या श्रोता का भाव की सामान्य भूमि पर पहुंच जाना ही रसानुभूति में सहायक है, तो सहायक होता तो ये बिल्कुल इसका तर्क होता, ये बिल्कुल सही होता। लेकिन इसने बोल दिया बाधक है, तो यही हमारा तर्क गलत हो जाता है। लेकिन स्थापना हमारा सही है, क्योंकि साधारणीकरण की परिभाषा ही यही होती है। तो स्थापना सही है, यानी कि हमारा ए सही है इसमें, परंतु आर गलत है, कि रसानुभूति में बाधक तो वो हो ही नहीं सकता अगर कवि और पाठक या श्रोता एक ही भूमि पर है। कवि ने जो समझाना चाहा हमने भी वही समझ लिया, तो काव्य की रस निष्पत्ति तो बहुत आसान हो जाएगी, साधारणीकरण हो जाएगा एकदम से। तो बाधक कैसे हुआ, तो हमारा तर्क गलत है, असर्शन यानी स्थापना सही है, तो ए सही है, आर गलत है। आप डायरेक्ट ही देखकर इसमें से लगा सकते हैं, ए सही आर गलत, यानी कि हमारा चौथा वाला उत्तर है। इस प्रकार से इस प्रश्न में समझने वाली बात होती है सारी, कि आपको तर्क लगाकर भी देखना है, और जो आपका असर्शन दिया होता है, यानी कि आपका जो हमारा जिसे ऊपर यह इसमें दिया है, हमने समझा कि साधारणीकरण किसे कहते हैं, तो वो जो स्थापना है हमारी उसको भी समझना ज़रूरी है। कई बार स्थापना ही गलत होती है, तर्क सही दिया होता है, ऐसा भी हो जाता है कई बार। तो ये प्रश्न पूरा समझने वाला होता है। तो आशा है आपने सारे उत्तर अपने लगा लिए होंगे और आपने अच्छा स्कोर किया होगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से मॉक टेस्ट की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहले भी मेरे मॉक टेस्ट काफ़ी डाले हुए हैं, और शुरू में हो सकता है कई प्रश्नों के आप जिसे उत्तर आप कई बार बोल देते हैं कि इसका उत्तर गलत है, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। कईयों में हमने करेक्शन भी कर रखी है मॉक टेस्ट में, नीचे करेक्शन आती है उसमें मॉक टेस्ट में। तो अगर आपने अपने उत्तर लगा लिए हैं और आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाइएगा। और तैयारी को आप यूं ही जारी रखें और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते चलें बिल्कुल। और हो सके तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के लिए आप अच्छी अच्छी चीज़ें करिए। मान लीजिए आप ध्यान भी लगाइए थोड़ा सा, ताकि आपके जो है स्मृति में भी उसमें काफ़ी बढ़ावा मिलता है। और आप चाहें तो उसमें आप प्राणायाम भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि मुझे भी प्राणायाम से बहुत फ़ायदा मिला है।
और आप प्राणायाम करें। इस टाइम पर कह सकते हैं ना, समय की आवश्यकता है और आप करें ज़रूर, प्राणायाम भी करें और योग करें। जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं अपने शरीर को भी ज़रूरी होता है समय देना। तो यही आज का मेरे आपसे निवेदन है कि आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी जारी रखें। तो इसी के साथ हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।